तो आज मैं बात करने वाला हूँ कॉमिक्स बैटमैन गारगोयल ऑफ गॉथम के बारे में। तो इस कॉमिक्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, आपकी एज 17 से नीचे है तो आप इस कॉमिक्स को मत देखिए, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर बहुत सारा वायलेंस, खून खराबा और कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको नहीं देखने चाहिए। तो अगर आप 17 से ऊपर हैं तो आप इसे देख सकते हैं। कॉमिक्स एक सीरियल किलर के ऊपर है जो काफी लोगों को मार रहा है और उसे बैटमैन रोकने में कई बार नाकाम हो चुका है। स्टोरी की शुरुआत होती है बैटमैन के नरेशन से, जो अपने पास्ट और गॉथम में बढ़ रहे अपराध के बारे में बात करता है। जब ब्रूस के माता पिता की मौत हो गई होती है तो वो अपने माता पिता के कब्र को ही अपना घर समझता है, लेकिन ब्रूस कहता है उस कब्र में और इस शहर में अब कोई भी अंतर नहीं रह गया है, ये शहर भी उस कब्र की तरह है। गॉथम में क्राइम इतना बढ़ गया है, लोग यहाँ सड़ रहे हैं, लोग बस इसे सहते जा रहे हैं और हर चीज को हम देखा कर रहे हैं। हम अपने ही साथियों का खून बहा रहे हैं और यहाँ सभी लोग ये सब खुलेआम देख रहे हैं। जिनको शहर की रक्षा करनी थी वे भी इसे बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने इसे बर्बाद करने में एक भी कसर नहीं छोड़ा है और ये सब करना उनके लिए बस एक मजे की तरह है, जैसे मेरी माता पिता की मौत। मैं बस उनकी मौत का तमाशा ही देख रहा था। तब मैं गॉथम को बदलने निकला और गॉथम में बुराई खत्म हो चुकी थी और मैंने भी गॉथम छोड़ दिया। लेकिन अब मैं जब यहाँ दोबारा हूँ तो सब कुछ पहले जैसा ही है, मानो यहाँ पे कुछ बदला ही ना हो और ये शहर कभी मुझे भूलने नहीं देता कि मैं कौन हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ एक आदमी कुछ लोगों को कैद किया होता है। उस आदमी को देख वे सभी कैदी काफी बुरी तरह से डर जाते हैं और वे उनसे कहता रात खत्म हो चुकी है। वे उन्हें एक तहखाने के नीचे लेकर आता। वहाँ पे काफी लोग कैद होते हैं और एक बड़ी सी केमिकल फैक्ट्री होती। वे आदमी उन्हें डांट रहा होता, हमने अभी तक सामान पूरी तरह से तैयार नहीं किया है, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, हमें कोई भी खिटपिट नहीं चाहिए, आज काम जल्दी हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं ब्रूस के नरेशन के साथ ही एक आदमी देखने के लिए मिलता जो प्रोजेक्टर में कुछ देखता है और कुछ ड्राइंग्स बना रहा होता। ब्रूस अपनी बातों को जारी रखते हुए बताता है शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं शहर को रहने लायक कर सकूं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। शहर में चारों तरफ इतना अंधेरा है कि मेरे अंदर का बच्चा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ उसकी यादें भी अब धुंधली पड़ गई हैं। मैं अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दूंगा और इस शहर को मेरी अभी भी जरूरत है। तहखाने के अंदर वो आदमी कैदियों से कहता तुम जल्दी करो और ज्यादा अमोनिया लेके आना। कैदी अमोनिया लाने के लिए लाइट ऑन करता है और लाइट के उजाले में उसे बैटमैन दिखता। कैदी उसे देख काफी हैरान हो जाता और तुरंत चिल्लाने लगता, जिससे उसकी आवाज बाहर जाती। बाहर से सभी गैंगस्टर अंदर आते हैं और वे कैदियों से पूछते हैं यहाँ पे क्या हुआ, किसने चिल्लाया, क्या तुमने? कैदी बताते हैं ये आवाज हमारी नहीं है। गैंगस्टर अपने और साथियों को बुलाता और चारों तरफ का माहौल काफी डरावना हो जाता। ब्रूस एक गैंगस्टर के ऊपर हमला कर उसे वो अपने पास खींच लेता और उसकी आवाज सुन के सभी गैंगस्टर काफी डर जाते हैं और ब्रूस चारों तरफ से हमला करता। कुछ गैंगस्टर्स ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं। ब्रूस बताता उन्होंने पहले डर का सामना नहीं किया है, ये डर उनकी जिंदगी बदल देगा और ये सब देखने के लिए उनकी आंखें नहीं रहेंगी। ये घाव उनके लिए एक भयानक याद बन जाएगा। और ब्रूस एक आदमी की आंखें फोड़ देता और आज भी भीख मांगेंगे और भगवान के सामने गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अगर मैं जहाँ पे होता हूँ वहाँ पे भगवान नहीं होते। ब्रूस अपनी सुनने की क्षमता को 15% बढ़ाता। ब्रूस एक आदमी को भागने देता। वो आदमी भागता हुआ तेजी से सीढ़ियों से और खिड़कियों को छूते हुए जाता। ब्रूस ये सब महसूस करता। ब्रूस उसे इसलिए भागने देता है ताकि वो भागता हुआ अपने बॉस के पास जाए और वो उसे वहीं पे पकड़ सके। लड़का दौड़ता हुआ एक काले पोशाक वाले आदमी के पास जाता है और वो उससे बताता है कि वो शैतान दोबारा आ गया है और हमें उस आदमी का चेहरा देखने के लिए मिलता, लेकिन वो रो रहा होता है। ब्रूस उस लड़के का पीछा करता हुआ एक दूसरे कमरे में पहुंचता है और वहाँ पे केमिकल्स की स्मेल काफी तेज होती और वहाँ बहुत सारा ड्रग्स रखा होता। इन सभी के पीछे जो है ब्रूस उसे ही ढूंढ रहा है। ब्रूस उसे ढूंढते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा होता है और वो जो देखता है उसकी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वहाँ पे जितने भी कैदी थे सभी मारे जा चुके होते हैं। ब्रूस बताता है पिछले 5 दिनों के अंदर जो 3 हत्याएं हुई हैं और उस आदमी के अंदर जो बम का अवशेष मिला है वो यहीं से मेल खाता है और जितना भी सबूत मुझे मिला है वो सब इसी जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर ब्रूस जब उन लाशों को देखता है तो उसे दोबारा वो अपने बचपन की यादें दिखने लगती हैं और ब्रूस उन पे काबू कर आगे बढ़ता है। ब्रूस जब वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो देखता है वहाँ पे कई सारे केमिकल रखे होते हैं, इथर, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड और टॉलयूनी। इन सभी केमिकल्स की यहाँ पे भरमार होती है और ये इनसे TNT बॉम्ब बना रहे होते हैं और इसी चीज की वजह से यहाँ पे फायर अलार्म भी नहीं होता है। ब्रूस वहाँ से आगे बढ़ता और वो चलते चलते रेड कारपेट पे पहुँचता है और उसे ये देख काफी हैरानी होती, क्योंकि दुश्मन जान रहा था कि आज यहाँ कौन आने वाला है और वो उसी के स्वागत के लिए इस कारपेट को यहाँ पे बिछाया होता है। ब्रूस चलते चलते एक तेज रोशनी वाले कमरे पे पहुँचता है और वहाँ पे जाते ही ब्रूस अपना चेहरा ढकता, क्योंकि प्रोजेक्टर की रोशनी काफी तेज उसके चेहरे पर गिर रही होती और उस कमरे की गंध काफी अजीब होती और वहाँ पे एक तस्वीर होती। ब्रूस उस तस्वीर को उठा के जब देखता है तो एक आवाज आती, तुम मेरी विचारों को मत छुओ और क्या तुम मेरी कल्पना को जानते हो। सीरियल किलर प्रोजेक्टर पे अपना हाथ रखता और वे हाथ की परछाई ब्रूस के चेहरे पर पड़ती
जैसे मानो कि वो उस पे हमला करने वाला हो या उसे वो काबू करने वाला हो। और वो ब्रूस को बताता कि तुमने मुझे काफी दुख पहुंचाया है, यह मेरे अंदर की कल्पना है। ब्रूस भी उसकी तरफ आगे बढ़ता और वो भी ब्रूस की तरफ आगे बढ़ता। वो ब्रूस के ऊपर इतनी तेजी से हमला करता कि ब्रूस को कुछ समझ नहीं आता और ब्रूस को ऐसा लगता कि वो एक डांस कर रहा है जिसमें वो डेट पर आया हो और उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। ब्रूस के चेहरे पे हथौड़े का इतना तेज वार होता है कि ब्रूस को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ब्रूस के चेहरे पर चारों तरफ खून लगा होता है और वे उसे किक कर वो उसे नीचे लेकर कूद जाता है और भी नीचे गिरता हुआ ब्रूस के कानों में बोलता है, ना खोने के लिए कुछ है, ना बोलने के लिए कुछ है और ना ही जीतने के लिए कुछ है। ये सच्चाई बस मुझे गौथम में ही देखने के लिए मिली। और वो ब्रूस को वहाँ पे काफी बुरी तरह से मारता है और वे उसे मार कर वहाँ से चला जाता। ब्रूस के चेहरे पे इतनी चोट लगी होती कि उसकी सुनने की क्षमता भी काम नहीं कर रही होती और वो अपने डिवाइस के जरिए अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। और जब ब्रूस को उस वक्त होश आता तो पता चलता कि वहाँ पे बॉम्ब होता। बॉम्ब इतनी तेजी से ब्लास्ट करता है कि पूरा उससे गौथम मिल जाता। ब्रूस बिल्डिंग के मलबे में काफी बुरी तरह से दबा होता और उस वक्त उसकी हालत काफी बदतर होती, जैसे मानो वो अभी मारा जाए। और वो किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए एल्फ्रेड को बुलाता और हमें अगले दिन की शुरुआत होते हुए दिखती। अगले दिन डिटेक्टिव गॉर्डन तैयार हो रहे होते हैं और वे उसी सीरियल किलर के द्वारा मारे गए एक नए व्यक्ति की जांच करने जा रहे होते हैं। वे क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे मीडिया पहले से ही पहुंची होती है और वे गौथम की सुरक्षा के बारे में गॉर्डन से सवाल पूछते हैं, लेकिन गॉर्डन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो चुपचाप क्राइम सीन पे चले जाते हैं। गॉर्डन घटना स्थल पे पहुंचते हैं जिसे उसी सीरियल किलर ने मारा होता, जिसके पीछे ब्रूस भी पड़ा होता। वहाँ पर पुलिस वाले सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं। एक पुलिस वाला गॉर्डन को बताता है कि वह दोबारा उसी तरीके से उस आदमी को मारा गया है जिस तरीके से पिछली बॉडीज हमें देखने के लिए मिली थी और इसके अंदर भी कई सारे छेद देखने के लिए मिले हैं और बॉडी को पूरी तरीके से नंगा कर दिया गया है और इसे 3 दिन से अधिक समय में मारा गया है। वहाँ पे काम कर रहे वो एक आदमी से बात करते हैं तो वह आदमी बताता है कि हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ऐसा होगा। जब मैंने रेस्टोरेंट को खोला तब एक अजीब सी बदबू आ रही थी, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई चूहा मरा हो। जब मैं उसे खोजते खोजते जब मैंने देखा तो ये हमारे बॉस थे। ये सब बातें अभी चली रही होती हैं, तभी एक पुलिस वाला गॉर्डन के कान में बताता है, सर इंडस्ट्रियल एरिया में कल रात एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पुलिस वाला डिटेक्टिव को बताता है कि लोगों ने उसे देखा है और वे पूरे दावे के साथ बताते हैं कि वे शायद बैटमैन ही हो। लुको डिटेक्टिव से कहता, मुझे तो लगता है बैटमैन ही है, इन सब चीजों के पीछे वही जिम्मेदार है। तभी गॉर्डन लुको को रोकते हुए कहते हैं, नहीं, अब तक हमने जितने भी केस सॉल्व किए हैं ये सब उसी की वजह से हुआ है और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इस बार भी कामयाब हो और हम इस केस को जल्दी सॉल्व करें। और इधर दूसरी तरफ निया एक शहर में आंदोलनकारी लड़की होती है जिसका एक वीडियो वायरल होता है, जो अपने वीडियो के जरिए सभी लोगों को जागरूक करती है कि शहर के अंदर जितने भी अमीर हैं वे उनकी गुलामी करना छोड़ें और वे अपने हक के लिए लड़ें। वे उनकी कठपुतली नहीं है, हमें उनसे सत्ता छीन लेनी चाहिए और यहाँ पे हम लोगों का कोई भी वजूद नहीं है। अगर हम जैसे लाखों भी मर जाएं तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनमें से एक भी कोई मारा जाए तो पूरे शहर में शोक मनाया जाता है, जैसे हमारी कोई कदर ही ना हो। हमें उन पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। और ऐसा ही वीडियो पूरे शहर में सभी लोगों के मोबाइल फोन में चल रहा होता है, टीवी न्यूज हर जगह, और ये पूरे शहर में एक तगड़ा मूवमेंट बन जाता है, #speak for them। इसी वीडियो के चलते निया के बॉस उससे बताते हैं, तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो और इसे डिलीट करने के बाद तुम उनसे माफी मांग लेना। निया के बॉस उससे ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उनका जो NGO होता है उनमें कई सारे उद्योगपति बहुत सारा पैसा लगा रहे होते हैं और वे चाहते हैं कि वो इस पैसे को खो ना दें और इसीलिए वो इस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहते हैं। लेकिन निया उनके बातों से गुस्सा हो कहती है, तुम एक NGO चला रहे हो, तुम बस अमीरों के जूते चाटने के लिए बने हो, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और वैसे भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि मैं एक सड़क छाप हूँ। और इधर दूसरी तरफ हमें ब्रूस वेन का केव देखने के लिए मिलता है और ब्रूस के साथ एल्फ्रेड भी होते हैं। तो कल के हादसे की वजह से ब्रूस को काफी चोट लगी होती, जिसकी वजह से एल्फ्रेड उस पर काफी गुस्सा भी होते हैं और एल्फ्रेड ब्रूस को बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में 3 हत्याएं हुई हैं, जिसमें से एक आदमी के अंदर मुझे TNT के अवशेष मिले हैं और ये उसी फैक्ट्री से बने बमों में मौजूद था। फैक्ट्री के अंदर जितने भी बम बने हैं हमें उन सभी का पता लगाना होगा और वही आदमी है जो इन सब चीजों के पीछे है, हमें उसे जल्दी ही टूटना होगा। ब्रूस एल्फ्रेड को बताता, जिस आदमी से मैंने कल फाइट की वो काफी अजीब था क्योंकि अब तक मैंने जितने भी गैंगस्टर या जितने भी सीरियल किलर से मैं लड़ा हूँ ये उनमें सबसे अलग था, क्योंकि वो कार्टून देख रहा था और वो कार्टून एक क्लासिक कार्टून था जिसका नाम है क्राइटून। और जब मैंने उसके ड्राइंग्स को छुआ तो वो काफी रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ करना अगर मेरे विचार तुम्हें बहुत ही दुख पहुंचा रहे हैं। ब्रूस दोबारा बैटमैन बनने जाता पर एल्फ्रेड उसे रोकते हैं
और उनके रोकने पे ब्रूस कहता है कि आपके कहने पे मैंने ये नई तकनीक अपनाई है, ये सूट काफी बेहतर है। पर अल्फ्रेड कहते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और ब्रूस की चोट देखकर अल्फ्रेड काफी दुखी होते हैं। ब्रूस उनकी बात ना मानते हुए वो सूट दोबारा पहनने लगता और कहता अभी सूट को और मरम्मत की जरूरत है, हमें इसे और भी बेहतर करना है, लेकिन इन सब चीजों को इस्तेमाल करने वाला इन सब के लायक होना चाहिए, शायद अभी मैं नहीं हूँ। और कुछ देर बाद ब्रूस अल्फ्रेड से ऐसी बातें कहता कि अल्फ्रेड ने ये कभी सोचा नहीं था। ब्रूस कहता है मैं ब्रूस वेन को मारना चाहता हूँ। अल्फ्रेड ब्रूस की बातों को सुन के काफी हैरान हो जाते हैं। तो ब्रूस बताता कि शहर को बैटमैन की पूरी तरह से जरूरत है और बैटमैन लोगों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन ब्रूस वेन के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं ब्रूस वेन को मारना चाहता हूँ ताकि बैटमैन लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहे। और ब्रूस इन सभी चीजों का तैयारी भी कर लिया होता है जो कि स्क्रीन में देखा जा सकता है। और कुछ देर बाद बैटमैन गॉर्डन से मिलता और वे गॉर्डन से पिछली हत्याओं के बारे में बात करता है। और गॉर्डन बताते हैं बैटमैन को कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं कोई भी आदमी किसी से जुड़ा नहीं है, इनके बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है। गॉर्डन बताते हैं जिनकी हत्या हुई हैं मिलर, बॉब फिनिशर, डैनियल और वॉकर, और आज जिसकी मौत हुई है बॉटोवेल, इनमें कोई भी संबंध नहीं है, पर मारने का तरीका एक ही जैसा है। पहले शरीर में सभी पॉइंट्स पर छेद कर देना और धीरे धीरे उन्हें तड़पा के मारना। बैटमैन बताता कि ये लोगों को जिंदा ही मारता है ताकि लोग अपनी मौत को देख सकें, और गॉर्डन भी बैटमैन की बातों से सहमत होते हैं। पर हमारे बड़े ऑफिसर्स इसकी जांच के लिए आगे का आदेश नहीं दे रहे हैं और वो इन सब में काफ़ी डिलाई कर रहे हैं, जिससे कि ये मामला अभी भी काफ़ी खींचा जा रहा है। जितने भी शरीर के अंदर छेद किए गए हैं ये सब एक ऊर्जा केंद्र है ताकि वे मरते हुए कोई भी हरकत ना कर सकें। बैटमैन अभी ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी गॉर्डन बैटमैन को बताते हैं कि 30 साल पहले एक ऐसी ही वारदात हमारे सामने आई थी और एक जर्मन डॉक्टर होता है जिसका नाम है डॉक्टर फ्रेंच एनबर। उसने अपने ही साथी की हत्या कर दी थी और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन डॉक्टर एनबर अपने ही साथी की हत्या में जेल चले गए थे और कुछ साल बाद जब वो जेल से रिहा होते हैं तो उनकी भी बॉडी हमें एक होटल के कमरे में मिलती है और उन्हें भी उन्हीं के तरीके से मारा गया था। उनके भी शरीर में कई सारे छेद देखने के लिए मिले थे। पर जेल में एक ऐसा भी आदमी होता है जो डॉक्टर एनबर की थोड़ी जानकारी रहा है, हमें उससे बात करना चाहिए। ये सब बातें अभी खत्म होती हैं तभी गॉर्डन बैटमैन से कहते हैं कल का धमाका बहुत ही जोरदार था, और अभी वो पीछे मुड़ रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि वो अकेले हैं और वे अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, और हर बार की तरह बैटमैन वहां से चला गया होता। तभी हमें सीरियल किलर दोबारा देखने के लिए मिलता और भी उस आदमी से क्राइटून के राइट्स के बारे में पूछता है। उस आदमी के पास क्राइटून के राइट्स होते हैं और वे क्राइटून के बारे में कहता वो बस एक सिरदर्द है, बस मेरे लिए एक फिजूल खर्ची थी और मुझे इसके अलावा और वो कुछ नहीं लगता। जिससे सीरियल किलर काफी गुस्सा हो जाता और भी एक ड्राइंग बनाता जिसको देखकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता और वे आदमी बताता ये मेरे अंदर की कल्पना है। सीरियल किलर रोने लगता है और रोते रोते कहता ये मेरी कल्पना तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देने वाली है, मुझे इसके लिए माफ करना। और यहाँ दूसरी तरफ ब्रूस अल्फ्रेड से क्राइटून के बारे में पूछता तो अल्फ्रेड बताते हैं मुझे क्राइटून के बारे में कुछ चीजें मिली हैं, इसको बॉब ली ने बनाया था पर वो इस दुनिया में अब नहीं है और उनकी पत्नी है और उनका एड्रेस भी मुझे मिल चुका है। अगर आप उनसे बैट सूट में मिलते हैं तो आपको देख के डर जाएंगी। मेरा ये मानना है कि आप उनसे ब्रूस वेन बन के मिलिए। अल्फ्रेड पूछते हैं कि मास्टर वेन क्या आप तैयार हैं? तभी ब्रूस कहता ब्रूस वेन मर चुका है, ब्रूस वेन तभी आएगा जब मैं उसकी मौत की खबर जारी करूंगा। ब्रूस कहता अल्फ्रेड आप उनके घर बॉब ली का फैन बन के जाइए। इन सब बातों खत्म होने के बाद ब्रूस अल्फ्रेड से पूछता मेरी ब्लाइंड मशीन कैसी है, क्या उसमें जीपीएस लग चुका है और उसमें कुछ और भी तकनीकी काम करने थे, क्या आपने उन सभी को पूरा कर दिया है? क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, उसकी जरूरत मुझे जल्द ही पड़ने वाली है। अल्फ्रेड बॉब ली के घर पहुंच जाते हैं और वे उनकी वाइफ से बातें करते हैं शो के बारे में। वे शो से जुड़े कई सारे सवाल पूछते हैं और बॉब ली की वाइफ कहती हैं क्या आप नहीं जानते हैं एक स्कूल में इसी के चलते एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिससे इस शो को बंद कर दिया गया और ये काफी विवादों में रहा। किसी तरह भी करके मेरे वकील ने इन सब चीजों से मुझे बचाया और ली को उस हादसे से काफी बड़ा सदमा पहुंचा जिसकी वजह से डिप्रेशन में होने के कारण उसकी मौत हो गई। ली की वाइफ कहती मैं इन सब चीजों के बारे में अब और बात नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। अल्फ्रेड उनसे इन सब बातों के लिए माफी मांगते हैं और आखिरी में उनसे एक सवाल पूछते हैं कि इन सब चीजों के राइट्स किसके पास हैं? तो वे बताती हैं बॉबल स्टूडियो के पास। अब आप मुझे माफ करें, इन सब से जुड़े और भी कोई सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। अल्फ्रेड भी इन सब बातों के लिए माफी मांगते हैं और उनके केक की तारीफ करते हैं। और इधर दूसरी तरफ जिम गॉर्डन फ्रेंच एनबर के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वे आर्खम असाइलम आते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात क्रैन से होती
वे क्रेन से डॉक्टर फ्रेंच एनवर के बारे में कुछ पूछते हैं, लेकिन क्रेन फ्रेंच के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता और वो उनसे पहले कहता, वो पहले जिम गॉर्डन से कहता, क्या मुझे एक सिगरेट मिलेगा। जिम उसे एक सिगरेट ऑफर करते हैं और वो सिगरेट पीते पीते उनके सभी सवालों का जवाब देता है। क्रेन बताता कि वो काफ़ी चुपचाप रहता और वो हमेशा लिखता रहता, ना वो कभी सोता ना ही किसी से बातें करता, तभी हमने उसका नाम घोष रखा था। तभी गॉर्डन उससे पूछते हैं, क्या तुमने उसके कुछ भी लेख पढ़े हैं जो वो लिखता रहता है अपने डायरीज में। क्रेन बताता कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन एक ऐसा लड़का था जो उनकी सभी बातों और उनकी जितने भी हरकतें थीं वो उन सब में रुचि लेता था। जिम अभी उससे और भी कुछ सवाल पूछते हैं, तभी क्रेन कहता, सॉरी दोस्त, तुम्हारा सिगरेट ख़त्म तो मेरी बातें भी ख़त्म, अगली बार आना तो और भी सिगरेट लेके आना। और क्रेन वहाँ से तुरंत चला जाता। गॉर्डन फ्रेंच एनवर से जुड़ी कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए आर्खम असाइलम जाता और यहाँ दूसरी तरफ बैटमैन एल्फ्रेड से ली की वाइफ से हुई बातचीत के बारे में बात करता और ब्लाइंड मशीन यानी नए बैट मोबाइल में GPS ना काम करने के बारे में बात कहता। एल्फ्रेड कहते हैं कि मास्टर वैन, मैं इसे जल्दी ही ठीक कर दूंगा। ब्रूस बताता कि मैं बॉबल स्टूडियो की तरफ जा रहा हूँ और बिना खिड़की वाली इस गाड़ी में मैंने अपनी आधी संपत्ति से ज़्यादा इसमें पैसे लगा चुका हूँ। एल्फ्रेड कहते हैं, मास्टर वैन, आप इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। ये बात यहीं पे ख़त्म होती है और इधर ब्रूस बॉबल स्टूडियो पहुंच जाता। वेन बताता, एल्फ्रेड, आप नहीं चाहते कि मैं ब्रूस वैन को ख़त्म करूं। इस शहर को अभी भी बैटमैन की ज़रूरत है ताकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो और भी किसी के बच्चे के साथ ना हो पाए। ब्रूस और एल्फ्रेड की बातें ख़त्म हो जाती हैं। ब्रूस स्टूडियो के अंदर जाता और वे अपने हीट विजन को एक्टिवेट करता और अपने हियरिंग कैपेसिटी को काफ़ी तेज बढ़ाता। ब्रूस पूरे कमरे की जांच कर रहा होता है और वे देखता कि वहाँ पे काफ़ी डरावने पुतले होते हैं। तभी उसके पीछे से एक आयरन बेस से हमला होता और वे काफ़ी तेज़ी से हमला होता। ब्रूस उस वक्त बेहोश हो जाता और मास्क उतारते हुए हमें वो सीरियल किलर देखने के लिए मिलता। वो सीरियल किलर वहाँ पे क्राइटून के रील को लेने के लिए आया होता और तभी उसे गार्ड देख लेता। गार्ड उसे देखकर चेतावनी देता है, अगर वो यहाँ से नहीं जाएगा तो वे उसके ऊपर गन से फायर करेगा। उधर गॉर्डन आर्खम असाइलम जाते हैं चार्ल्स की जानकारी लेने के लिए। इधर ब्रूस होश में आ जाता। एल्फ्रेड ब्रूस से कनेक्ट हो जाते हैं और वे ब्रूस से पूछते हैं कि मास्टर वेन, आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। और वे ब्रूस से कहते हैं कि मास्टर वेन, आप अपने सूट को और इस ब्लाइंड मशीन को एक साथ जोड़ लीजिए ताकि आप 360 डिग्री देख सकें। और इधर सीरियल किलर सिक्योरिटी वाले से कहता, तुम इस कार को पुल के ऊपर से कूदा दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सिक्योरिटी वाला उसकी बात ना मानते हुए कार के अंदर से कूद जाता। ब्रूस ब्लाइंड मशीन का सोनार पायलट ऑन कर देता जिससे ये ब्लाइंड मशीन अपने आप ही चल सके। ब्रूस उस आदमी को बचाने के लिए ब्लाइंड मशीन से कूद जाता और वे नीचे कूदते हुए उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन उसके शोल्डर में इंजरी हो जाती जिसकी वजह से वो कहता है, अगर ये खुद से अपनी हेल्प नहीं करेगा तो मैं इसे बचा नहीं पाऊंगा। ब्रूस किसी तरह भी करके उस आदमी को बचा लेता है और ब्रूस ब्लाइंड मशीन को सीरियल किलर के पीछे भेजता है ताकि वो उसका पीछा कर सके। और इधर दूसरी तरफ गॉर्डन निर्देशक से बात कर रहे होते हैं। जिम चार्ल्स की फाइल को मांगते हैं पर निर्देशक उन्हें ये फाइल देने से मना कर देता और कहता कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, ये मामला सालों पहले ही ठंडा पड़ गया था। जिम उसकी बातों से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अगर आज किसी भी बेगुनाह की जान चली गई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे और मैं मीडिया में सभी लोगों को बता दूंगा कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम ही थे, तुम्ही ने मुझे इसकी जांच करने से रोका था। और इधर ब्लाइंड मशीन सीरियल किलर का भी पीछा कर रही होती है। बैटमैन उसे शिफ्ट करने के लिए कहता और ब्लाइंड मशीन शिफ्ट करते हुए तेजी से जंप करती और ब्लाइंड मशीन उस कार के ऊपर ही कूद जाती। सीरियल किलर की कार तबाह हो चुकी होती है और उसे कार में बेहोश देख एक औरत काफी घबरा जाती है और भी चिल्लाने लगती है। तभी सीरियल किलर उसके अंदर से निकल उस लेडी को मारने की धमकी देता है। और इधर दूसरी तरफ जिम चार्ल्स की फाइलें देखते हैं और उसके अंदर उन्हें एक नाम मिलता है और वो नाम होता है चार्ल्स। सीरियल किलर अभी भी उस औरत के सिर पे गन रखा होता है और ब्रूस देखता है और वे ब्रूस से पीछे हटने के लिए कहता। तभी ब्रूस देखता है वो रील अभी भी उस कार के अंदर है। ब्रूस उस रील को हाथ में लेकर उसे जला देने के लिए कहता है तो वो सीरियल किलर उस औरत को छोड़ देता। ब्रूस उसे शहर में फैले हुए बम के बारे में पूछता है पर वो ब्रूस की बातों का पहेलियों में जवाब देता है। वह कहता है, मैं काफी उब चुका हूँ। वह कहता, तुम्हारे जीवन को 2 बार बख्शकर मुझे एक बच्चा दिख रहा है जो अपनी परछाइयों को ढूंढ रहा है और वे और अंधेरे में जा रहा है। और इधर दूसरी तरफ जब जिम गॉर्डन कंप्यूटर में उसकी फाइलें देखते हैं तो उन्हें कुछ नाम देखने के लिए मिलते हैं जिसमें से एक नाम होता है ब्रूस वेन। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। सीरियल किलर ब्रूस के बारे में कह रहा होता है कि उसने उसकी जान 2 बार बख्श दी होती है क्योंकि ब्रूस वेन उसके सामने बेहोश पड़ा होता है, लेकिन वो ब्रूस वेन को तब भी नहीं मारता। और वो ब्रूस के बारे में बात कर रहा होता है कि एक बच्चा अपनी ही परछाइयों को ढूंढ रहा है
और वे अपनी परछाइयों को ढूंढते हुए और अंधेरे में चला गया है। ब्रूस भी इस बातों को जान रहा होता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये डीसी की सबसे डार्क कॉमिक कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके बारे में भी।